जी बेटा, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर वेव्स दैट आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। सो बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप सिर्फ ऐसे ही अंडरस्टैंड करो जैसे आपके पास कोई क्रिकेट की बॉल है और वो सीधा वॉल पे हिट करते हो आप। तो जब आप हिट करते हो तो वो बॉल आप तक वापस आ जाती है। अब बेटा एक चेंजिंग करो और वो जो बॉल आप हिट कर रहे हो, जो बॉल के ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हो, किसी डिफरेंट एंगल पे स्ट्राइक करवाओ। दैट्स मीन थोड़ा सा तिरछा होकर बॉल को फेंको, तो क्या वो आपके पास वापस आएगी या वो किसी खास एंगल पे टिल्ट हो जाएगी, दोबारा रिफ्लेक्ट होकर किसी और जगह चली जाएगी? तो आई होप सो कि आपका आंसर यही होगा कि सर जिस एंगल पे हमने बॉल को फेंका है और वो बॉल से हिट किया है उसने, वो बॉल उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके किसी और जगह गई है। तो यही केस है बेटा जो अभी मैं आपको समझाने लगा हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। तो पहले मैं खुद से समझा देता हूं आपको बेटा, देन फिर हम इसकी थ्योरेटिकल पार्ट भी हम देख लेते हैं। नाउ लिसन प्लीज बेटा, आप रिफ्लेक्शन के लिए एक सरफेस यूज करते हो जो कि ओपेक भी हो सकती है, जो कि मिरर भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कॉमन ऑब्जर्वेशन, लिहाजा आप आसानी से समझ लोगे, ठीक है? ओके जी। तो बेटा ये हमने क्या बना लिया, मिरर बना लिया या कोई ओपेक ऑब्जेक्ट बना लिया जिससे जो वेव है वो क्या नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती। ये मिरर भी हो सकता है, कोई हार्ड सरफेस भी हो सकती है। आई होप सो कि आप समझ पाए होगे। हार्ड सरफेस भी इसको लिख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मिरर मेरे ख्याल से लाइट के चैप्टर में ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, तो फिलहाल मिरर नहीं कहते हैं, हम हार्ड सरफेस कह देते हैं, ठीक है? तो बेटा ये हमने क्या बना ली, एक हार्ड सरफेस या ओपेक सरफेस है जो कि क्या कर रही है, चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकती है। जैसे वॉल हो गई, जैसे कोई भी चीज़ ऐसी जो कि हर्डल है वेव के रास्ते में और वेव उससे रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक हो गया? नाउ लिसन प्लीज बेटा, बड़े ध्यान से आप लोगों ने मेरी बात को सुनना है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, वो है नॉर्मल लाइन का। किस लाइन का? एक दफ़ा प्लीज रिपीट कीजिए, नॉर्मल लाइन का। सो नॉर्मल लाइन किसी भी सरफेस के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह के, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। क्या परपेंडिकुलर होती है? ये लाइन बिल्कुल स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर होती है, डॉटेड लाइन होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है? किसी भी फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो आपसे कोई भी अगर आपसे पूछे, जस्ट वेट, ये थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर लूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बेटा ये मैंने एक दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मैंने एक सरफेस बना ली जो कि बिल्कुल स्ट्रेट, आई होप सो स्ट्रेट नजर आ रही होगी आप सबको, ठीक है? नॉर्मल लाइन हमने इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। तो बेटा नॉर्मल लाइन कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा। सो दिस इज बेसिकली एन और द नॉर्मल लाइन। क्लियर हो गया? एक दफा दोबारा समझ लें, ये क्या है बेटा? ये हार्ड सरफेस है, कोई भी हार्ड सरफेस है, ठीक है? ठीक है, ये वेव को रिफ्लेक्ट करवाएगी, ठीक है? नेक्स्ट और क्या बेटा, मैंने आपको क्या बताया? नॉर्मल लाइन का बताया। नॉर्मल लाइन क्या है कि जो कि फ्लैट सरफेस के साथ कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। अच्छा, अब एक और दफा बात रिपीट करता हूं कि अगर यही सरफेस बेटा ऐसी हो जाए तो फिर कैसा नॉर्मल होगा? फिर बेटा ऐसा नॉर्मल होगा। क्लियर हो गया? तो ये भी आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो नॉर्मल लाइन कोई भी ऐसी लाइन हो सकती है जो कि फ्लैट सरफेस के साथ 90 डिग्री परपेंडिकुलर उसके ऊपर फॉल करे, इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। हम क्यों नॉर्मल लाइन लेते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, फ्लैट सरफेस है जो कि रिफ्लेक्ट करवा सकती है। सेकंड पॉइंट, नॉर्मल लाइन क्या है? जो कि किसी भी फ्लैट सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही होती है। इज इट क्लियर और नॉट? सो बेटा ये दो चीजें मैंने आपको समझा दी। नाउ लिसन प्लीज अगेन, अगर फ्लैट सरफेस किसी खास एंगल पे टिल्ट हो कुछ इस तरह करके, तो फिर कैसे नॉर्मल बनाओगे? तो फिर बेटा नॉर्मल लाइन भी टिल्ट हो जाएगा, लेकिन टिल्ट कुछ इस तरह से होगा कि वो 90 डिग्री बनाना नहीं छोड़ेगा। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? सो यहाँ पे कौन सा एंगल बना है? यहाँ पे बेटा बना है 90 डिग्री। सो ये तीनों कंडीशंस के ऊपर मैंने आपको नॉर्मल ड्रॉ करना सिखा दिया कि नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फ्लैट सरफेस। आई होप सो बेटा यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। ड्रॉ कर लें, मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा अगर नहीं ड्रॉ की आप सबने, ठीक है? तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन। जो पहली एग्जाम्पल मैंने दी कि व्हाट इज बेसिकली द नॉर्मल लाइन, इट इज बेसिकली the line which is 90 degree to flat surface. Now हम एक इंसिडेंट लाइट को इधर हिट करवाते हैं, लिहाजा बड़े ध्यान से आपने सुनना है। एक वेव आ रही है और वो इस डायरेक्शन की तरफ आ रही है, तो बेटा एरो हेड उसको ये बता रहा है, एरो हेड आ रहा है, ठीक है?
ये जो वेव इस तरफ आ रही है, क्या करने, कोलाइड करने बेटा, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट वेव कहते हैं, ये इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक हो गया? क्लियर कि नहीं क्लियर? इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये, इसके ऊपर वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं, तो बेटा ये लो मैं इसके ऊपर वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक हो गया? इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी है, इमेजिन कर लो, यहां से या 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। सो ये जो पूरा पैटर्न बेटा मैंने बना दिया है, ये इंसिडेंट रे है एक वेव की, जो कि कोलाइड करने आ रही है किसके साथ, एक फ्लैट हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इज इट क्लियर? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी यहाँ पे लिख लो ताकि आपको मुश्किल ना हो, बात समझ रहे हो। नाउ बेटा बड़े ध्यान से आप लोगों ने, ये ऑप्टिक्स की दुनिया में ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसको ऑप्टिक्स कहते हैं, ऑप्टिक्स की फील्ड कहते हैं। ठीक है? ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट, ग्रीक वर्ड यूज मैं कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो लाइट या वेव, इन सब की जो एंगल मेजरमेंट है, जो इनकी ज्योमेट्री बेटा देखी जाती है, वो याद रखिएगा एक्स एक्सिस के साथ नहीं देखी जाती, ये नॉर्मल लाइन के साथ देखी जाती है। दैट्स मीन कि यहां पे जो इस टाइम एंगल बन रहा है बेटा, यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, मैं इस एंगल में इंटरेस्टेड हूं, मैं इस एंगल में इंटरेस्टेड नहीं हूं बेटा, ये याद रखिएगा। मुझे एंगल फ्लैट सरफेस के साथ नहीं चाहिए, मुझे बेटा एंगल अगर चाहिए तो कौन सा एंगल चाहिए, प्लीज रिपीट कीजिएगा, एंगल चाहिए नॉर्मल लाइन के साथ बनने वाला एंगल मुझे चाहिए। दैट्स मीन इस एंगल को मैं कह दूंगा थीटा आई कह दूंगा। थीटा आई क्यों कहूंगा, क्योंकि ये जो एंगल है बेटा जी, ये एंगल है, इस एंगल को मैं कहूंगा इंसिडेंट एंगल कहूंगा, इंसिडेंट एंगल कहूंगा। सो आई होप सो कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होंगी। द फ्लैट सरफेस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द नॉर्मल लाइन व्हिच इज 90 डिग्री टू द फ्लैट सरफेस, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द इंसिडेंट wave or the incident ray which is just coming to collide with the point so called point O, and we have measured the angle which is theta I, so called incident angle, and we have also drawn some wave fronts over here which is 3 wave fronts over here. Okay, so अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको आगे प्रोसीड करते हैं इस फिनोमेना को, कि जब भी वेव इस तरह आके कोलाइड करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। क्लियर? यहां पे चली जाएगी। इज इट क्लियर बेटा? सो मजे की बात यह है बेटा कि जिस एंगल पे ये है, जो थीटा आई बनेगा वही बनेगा थीटा आर बनेगा। व्हाट इज थीटा आर? थीटा आर इज रिफ्लेक्टिंग एंगल। इज इट क्लियर बेटा कि नहीं क्लियर? इसको यहां से बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। दिस इज रिफ्लेक्टिंग एंगल। सो थीटा आई मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर। ये लॉ है, किस चीज का लॉ है? रिफ्लेक्शन का लॉ है, कि रिफ्लेक्शन को हम मानेंगे ही तब मानेंगे कि ये रिफ्लेक्शन हुई है वाटर वेव्स या किसी भी वेव के अंदर, अगर इंसिडेंट एंगल इक्वल हो रिफ्लेक्टेड एंगल के। मतलब क्या निकला कि अगर ये 20 डिग्री है बेटा तो ये भी कितना डिग्री हो, 20 डिग्री हो। इज इट क्लियर? और अब बेटा हमने क्या ड्रॉ करने हैं, वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं। सो इनको मैं इक्वल स्पेसिंग के साथ सेम एज इट इज बना देता हूं जैसे मैंने इंसिडेंट वेव फ्रंट्स बनाए थे। आई होप सो ये चीजें आपको बेटा समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सो डेफिनेशन क्या है? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स एट द सेम एंगल। रिफ्लेक्ट करवा तो रहे हैं लेकिन बाउंस बैक है ऑब्वियसली, और किस एंगल पे? एट द सेम एंगल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ओनली। सो फ्रीक्वेंसी ऑल्टर नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। मतलब क्या? बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। कब कांस्टेंट रहेंगी? रिफ्लेक्शन की बेटा बात करो तो जैसी वेव्स आती है वही वेव्स आगे ट्रांसफर हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड दैट्स ऑल। सो फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम, स्पीड रिमेन द सेम, वेवलेंथ रिमेन द सेम। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होनी हो तो वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सोर्स चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। हम आगे चलते हैं बेटा। स्पीड स्टेज सेम एज द फैक्टर ऑन विच स्पीड डिपेंड हैज नॉट बीइंग चेंज। तो स्पीड भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। तो अगर वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही तो स्पीड चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी। मीडियम चेंज नहीं हो रहा, दैट्स मीन एयर से वाटर आ गया या एयर से हाई डेंस एयर आ गई, अगर इस किस्म का कोई फिनोमेना नहीं है तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, दैट्स मीन क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। इज इट क्लियर? अब आप पूछेंगे सर टेम्परेचर चेंज होगा
तो क्या तब भी स्पीड में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। इमेजिन करो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, यहाँ पे हॉट वेदर है, यहाँ पे कोल्ड है, तो ऑब्वियसली स्पीड जब हॉट से कोल्ड की तरफ जो वेव्स हैं वो जाएंगी तो उनकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने हल्का सा हिंट आपको दे दिया। वेवलेंथ स्टेज सेम एज इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्पीड पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो ना स्पीड चेंज हो रही है ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, दैट्स मीन रिफ्लेक्शन हो रही है वेव्स की, जिसमें हर चीज़ कांस्टेंट है, सेम है। तो ये बेटा छोटे छोटे एक मेथड मैंने आपको सिखा दिए, इसको देख लीजिएगा और आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगे। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर कर्व सरफेस। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन, देन अ नॉर्मल विल बी ड्रॉन। तो ये फिर इंशाल्लाह फिर कभी सर्कुलर वेव्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली हो क्या रहा है, कर्व सरफेस है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सरफेस है, देखें ऐसे कर्व सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको क्या फॉल करवाना है, किसी भी इंसिडेंट रे को फॉल करवाना है। चलिए अब बात डिस्कस हो ही गई तो मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ। ये मैंने 3 वेव फ्रंट्स बेटा बना लिए। तो ये कर्व सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है? नीचे वाली, ये बेटा इस तरह कर्व सरफेस है, ठीक है ना। सो कर्व सरफेस के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास्ट पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये देखें एक टेंजेंट लाइन लगाई, दिस इज टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट लाइन? टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है व्हिच कट्स अ कर्व सरफेस एट अ सिंगल पॉइंट, ओके। तो अब यहाँ पे आप उसी तरह एंगल मेजर करोगे। कौन सा एंगल मेजर करोगे आप? इंसिडेंट एंगल मेजर करोगे, देन रिफ्लेक्टेड एंगल आप मेजर करोगे। सो दिस विल बी थीटा आई, दिस विल बी थीटा आर एंड दैट्स ऑल, ओके। सो नेक्स्ट हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। एक डायग्राम तो बेटा हमने देख ली कि जब भी फ्लैट सरफेस होगी तो किस तरह की रिफ्लेक्शन होगी। अब मैं थोड़ी सी टिल्टेड आपके सामने ड्रॉ करता हूं कि अगर वेव फ्रंट कुछ इस तरह हो, एक ये राइट साइड है, ये मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। दैट्स मीन मैं पहले सिंपल वाला एक्सप्लेन करता हूं, देन ये कॉम्प्लिकेटेड वाला एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सो बेटा आपके पास जो शेप बनी है वो कुछ इस तरह की बनी है, किसकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस टाइम कैसा है आपके पास बेटा? कुछ इस तरह का है, ओके हो गया। ये जी हमने क्या बना ली, प्लीज रिपीट कीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना ली, ओके। नाउ जो वेव बेटा आ रही है इसको हिट करने, वो वेव आई है कुछ इस तरह जी, ये वेव आ गई। आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा, प्रॉपर स्ट्रेट बन जाएगी। लेकिन बहरहाल जी ये इस टाइम जो वेव आ रही है बेटा वो किस तरफ आ रही है? इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो आपको वेव फ्रंट्स भी तो ड्रॉ करने हैं ताकि वो बताएं कि इन फेस पार्टिकल कहाँ कहाँ है और आपको बताएं कि वेवलेंथ कितनी है। तो वेव फ्रंट्स का सबसे बेटा बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको वेवलेंथ का पता चल जाता है। सो अगर मैं कहूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स इज 5 सेंटीमीटर, दैट्स मीन ऑब्वियसली दिस इज बेसिकली वेवलेंथ व्हिच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। सो अगेन 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगी। तो वेव फ्रंट्स की स्पेसिंग, वेव फ्रंट्स की जो स्पेसिंग है वो सेम रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे जब फॉल कर रही है तो सबसे पहले बेटा आपको क्या ड्रॉ करना है? यू हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन। व्हाट इज नॉर्मल लाइन? नॉर्मल लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके बेटा? फ्लैट सरफेस के, जो कि क्या है? ये चीज मैंने बना ली, ठीक हो गया। तो ये देख ले 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, फ्लैट सरफेस के 90 डिग्री है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब आप इमेजिन कर लो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज थीटा आई which is approximate equal to 45 डिग्री। हम कह रहे हैं 45 डिग्री, ठीक है। आप मेजर भी कर सकते हो प्रोटेक्टर यूज करके। सुना हो बेटा बड़े ध्यान से, अगेन देखना है। रिफ्लेक्टिंग में होता क्या है कि जिस एंगल से वेव आती है उसी एंगल से आगे चली जाती है, ओके। सो वेव फ्रंट्स विल बी जस्ट लाइक दैट, दिस वन एंड दिस वन। अगेन द स्पेस रिमेन द सेम, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये स्पेसिंग सेम रहेगी, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको यहाँ पे करके बनाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज। स्पेसिंग सेम रही, बिफोर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पेसिंग सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगी। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्शन में कोई चीज़ बेटा चेंज नहीं होती, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सो नाउ द एंगल फॉर्म ओवर हेयर इज अगेन दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज इक्वल टू थीटा आर, ओके। सो ये थीटा आई बन गया, ये थीटा आर बन गया और आपके सामने रिफ्लेक्शन बेटा आ चुकी है विच इज़ 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ओवर हियर अगेन, ठीक है। तो अब हम इस वाली डायग्राम को देख लेते हैं। इस वाली डायग्राम में क्या हुआ? अच्छा, मैं उस डायग्राम पे जाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे एक और डिस्कस कर लेता हूँ कि ये मैंने एक क्या बना लिया, एक हार्ड सरफेस बना ली बेटा, ठीक हो गया, ओके।
तो वेव फ्रंट्स कैसे बना रहा हूँ मैं, ऐसे ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, वो एक आ रहा है बेटा, दो आ रहा है और तीसरा आ रहा है, तीन तो कंप्लीट हो गया ना। चौथा कैसे बनेगा बेटा, हाफ बनेगा इस तरह करके, एग्री। पांचवा कैसे बनेगा, यहाँ तक बनेगा। नेक्स्ट कैसे बनेंगे, बाकी तो एब्जॉर्ब हो गए ना, लेकिन अभी रिफ्लेक्ट मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी रिफ्लेक्ट में परेशान नहीं होना कि सर रिफ्लेक्ट कैसे करवाएंगे, नो प्लीज़। अब बेटा इन वेवलेंथ्स को मैंने क्या करना है, इन वेव फ्रंट्स को मैंने क्या करना है, मैंने कंप्लीट करना है। तो ये तीनों तो कंप्लीट है, मैं इन पे टिक लगा देता हूँ क्योंकि इनको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में आए ही नहीं हैं, ठीक है। अब बेटा बड़े ध्यान से देखना है कि ये जो रिफ्लेक्शन है इसका जो ये किनारा है वेव फ्रंट्स का, ये इस तरह हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। सॉरी, ओके, ओह कम ऑन, नहीं होगा, मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, जस्ट वेट प्लीज़। ओके, चलो ये हमने बना लिया। अब मैं क्या बनाने लगा हूँ, एक वेव फ्रंट जो कि मैंने बेटा यहाँ बनाया हुआ था, ठीक है। स्पेसिंग अगेन मैं कम रख रहा हूँ, ले जी, और भाई बन भी जा, चलो ऐसे बना लेते, ठीक है। तो बेटा वेव फ्रंट्स अब बनेंगे कैसे, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। जितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इस तरह स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना स्ट्रेट हुआ है, यहाँ पे कैसे था हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे कैसा हो गया वर्टिकल हो गया, दैट्स मीन वेव फ्रंट्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, देन इस तरह हो जाएगा। ईजी कि नहीं ईजी। तो यही चीज़ आपको समझाई जा रही है कि वेव फ्रंट्स बेटा ऐसे आ रहे हैं, आफ्टर कोलिजन वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, क्लियर। तो 90 डिग्री पे वो हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो फिर आप यहाँ पे वेव फ्रंट्स बनाओगे, यहाँ पे अगर आप इंसिडेंट रे ऐसे बनाओगे तो आपको रिफ्लेक्टेड रे इसको जिस तरह की ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब इन कॉन्सेप्ट के ऊपर इस डायग्राम को देखें तो आपको ये आई होप सो के समझ में आ जाएगा। जी बेटा, जल्दी से हम टाइम भी ऊपर जा रहे हैं क्लास का, तो हम ये भी देख लेते हैं। अब बेटा अगर हम पढ़ रहे हैं, ज़रा प्लीज़ ध्यान से अगेन आप लोगों ने सुननी है मेरी बात। ये जी सर्कुलर वेव फ्रंट्स है, एक वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, ये हमने बना दिया कुछ इस तरह करके, इनको मैं यहाँ पे ब्लॉक करवा देता हूँ, ठीक है। नाउ बेटा अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, थोड़ा सा और सर्कुलर बना देते हैं, और ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स की रिफ्लेक्शन किस तरह होगी, अब आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने बेटा बात सुननी है, ठीक है। जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रही है ना, अब मुझे बताइए अगर यही वेव मैं कंप्लीट करूं तो क्या ये ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, क्या ख्याल है। आई होप सो कि एग्री फौरन कर गए होगे। लेकिन चूंकि अब दरमियान में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई है, दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट्स मीन के वेव इसके उस साइड नहीं जा सकती, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। ओके, सो रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए आप क्या प्रोसीजर करोगे कि जितना पार्ट एब्जॉर्ब होने के करीब था रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, अब वहीं से वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो कैसे रिफ्लेक्शन होगी बेटा, बड़े ध्यान से प्लीज सुनना है, ध्यान इधर, ध्यान इधर, ध्यान इधर। ये चीज कुछ इस तरह मैं कर दूंगा, रिफ्लेक्शन डिफरेंट एंगल पे होगी, ठीक है। ये चेक करें, इस तरह होगी। इसको ए लेवल में आप फेस शिफ्ट कहोगे, अभी हम फेस शिफ्ट नहीं कहेंगे, अभी भी हम बेटा हम ऐसे ही कह रहे हैं कि जो वेव इस तरह बनने के थी, करीब थी, रिफ्लेक्शन सरफेस आई, रिफ्लेक्टिव सरफेस आई, तो यही वेव अब रिफ्लेक्ट किस तरह हो रही है, इस तरह हो रही है। तो पहले सर्कल कैसे बन रहे थे, ऐसे बन रहे थे, अब रिफ्लेक्टिंग कैसे बनेंगे, इस तरह बनेंगे। इज इट क्लियर कि नहीं। तो इस पे आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो देखो ये रियल लाइफ में भी ऐसे, हम कोई ऐसे अपने पास से बातें नहीं कर रहे, ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग चीज़ें जा रही हैं, ये नज़र आई होप सो नज़र आ रहा होगा। तो सर्कुलर वेव है, ये टकरा के किस तरह जा रही हैं, इस तरह रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जबकि आने वाली कैसे हैं ये चेक कर लो। आई होप सो ये डायग्राम आप बना पाओगे। तो रिफ्लेक्शन को हम यहीं तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन को, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आई होप सो कि वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो टेक केयर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।